अध्याय 11 प्रस्थान। इनिगो तुरंत गैरिक के पीछे एल्डर के घर की ओर चल पड़ा, जहां उसे उम्मीद थी कि उसे राजधानी शहर जाने के लिए आवश्यक चीजें मिल जाएंगी। खैर, उन्हें तो करना ही चाहिए, है ना? आखिरकार जब कृतज्ञता के ऋण की बात आती है तो उन पर उनका बहुत बड़ा ऋण है। जब वे पहुंचे तो एल्डर पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। उसकी आकृति उसके पीछे चूल्हे की गर्म रोशनी में बंधी हुई थी। उसकी नजरें इनिगो पर घूमी। कुछ देर तक उसकी मुद्रा और चेहरे के शांत भाव पर टिकी। आप उद्देश्य के साथ आए हैं, उसने कहा। इनिगो ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। जी मैडम, मैं राजधानी एलांड्रा जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूं। उसने सिर हिलाया, फिर एक तरफ हट गई। अंदर आइए। कमरे में पहले जैसी ही शांत गर्माहट छाई हुई थी, हालांकि इस बार तैयारी का बोझ भी था। उसकी मेज पर एक छोटा सा थैला और 2 स्क्रॉल करीने से रखे थे। साथ में गांव का प्रतीक चिन्ह वाला एक लिफाफा भी रखा था। हमें इसकी उम्मीद थी, उसने साफ साफ कहा। तुम्हारे कामों ने तुम्हें शब्दों से ज्यादा कमाया है। थैले के अंदर तुम्हें एक व्यापारी का यात्रा पास, हमारे दरबारी के हस्ताक्षरों वाला एक अनुमोदन पत्र और तुम्हारे खर्च के लिए 50 चांदी के सिक्के मिलेंगे। इनिगो ने पलकें झपकाईं, फिर सावधानी से आगे बढ़ा। यह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। मैं आभारी हूं। बुजुर्ग ने हल्की सी मुस्कान दी। इसे एक निवेश समझो। हमें विश्वास है कि तुम हमारे गांव से कहीं आगे तक अपनी छाप छोड़ोगे। गैरिक ने चिमनी के पास अपना वजन डाला। एक व्यापारी कारवां सुबह होते ही एलेंड्रा के लिए रवाना होगा। मैं उसके साथ चलूंगा। तुम मेरे साथ चलो। आप जा रहे हैं, सर? इनिगो ने वृद्ध व्यक्ति की ओर देखते हुए पूछा। गैरिक ने हल्के से सिर हिलाया। किसी को तो सड़क पर और तुम पर नजर रखनी ही होगी। इसके अलावा अनाज की खेप निकल रही है, इसलिए हमें गाड़ियों की रखवाली करने वाले किसानों से ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। इनिगो ने थैला और स्क्रॉल स्वीकार कर लिए और उन्हें सावधानी पूर्वक अपनी सूची में रख लिया। समझ गया। मैं तैयार रहूंगा। बुजुर्ग एक बार फिर आगे बढ़े। राजधानी वेलेब्रुक जैसी नहीं है। यह तेज है, ठंडी है, कम क्षमाशील है। लेकिन यहीं इस दुनिया की असली धाराएं बहती हैं। सावधान रहो कि तुम किस पर भरोसा करते हो। मैं करूंगा, मैडम। बाहर माल लादने वाली गाड़ियों और बेचैन घोड़ों की आवाजें चौक में गूंज रही थीं। व्यापारी चुपचाप तेजी से आगे बढ़ रहे थे, बैरल और बोरे बांध रहे थे, पहियों और रस्सियों की जांच कर रहे थे। कारवां पहले ही इकट्ठा हो रहा था। जैसे ही वे सराय की ओर वापस लौटे, इनिगो गैरिक की ओर मुड़ा। राजधानी तक की यात्रा कितनी लंबी है? 2-3 दिन, गैरिक ने जवाब दिया। उसकी आवाज भी कुछ ऐसी थी। यह मौसम, सड़क की हालत और किस्मत पर निर्भर करता है। हम रात में ही डेरा डालेंगे। और सड़क? गैरिक ने उसे तिरछी नजर से देखा। डाकू? हमेशा नहीं, पर अक्सर। इसीलिए कारवां हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों का खर्च उठाता है। इस बार वे मुझे पकड़ेंगे। और तुम्हें भी। इनिगो ने शांत भाव से सिर हिलाया। तो फिर हम तैयार हो जाएंगे। एक दिन बाद प्रतिदिन 150 टोकन प्राप्त हुए। न्यू बैलेंस 1813। निगो सराय के बिस्तर के किनारे बैठा था, अपनी लड़ाकू वर्दी पहने हुए, बूट पहने हुए और बनियान सीने से सटाए हुए। HUD एक बार टिमटिमाया और फिर धीरे धीरे कम हो गया, जिससे वह सुबह के सन्नाटे में खो गया। बाहर गांव धीरे धीरे और नींद से भरा हुआ, लेकिन उद्देश्यपूर्ण ढंग से हिल रहा था। ओस और पुरानी लकड़ी की गंध, घास और घोड़ों की हल्की सी गंध के साथ मिल रही थी। कहीं से एक मुर्गे ने बांग दी। वह स्थिर गति से चौक में बाहर निकला। उसका थैला कंधे पर लटका हुआ था। गुप्त प्रणाली ने उसके हथियारों को नजरों से छिपाए रखा, हालांकि डेजर्ट ईगल का आरामदायक वजन अभी भी उसकी जांघ पर दबा हुआ था। चौक के दूर छोर पर कारवां पहले से ही इकट्ठा हो चुका था। अनाज और सामान की बोरियों से लदी 5 गाड़ियां एक ढीली कतार में खड़ी थीं। बैल लगाम के नीचे सुस्ती से हिनहिना रहे थे। कुछ हथियारबंद लोग गाड़ियों की दोबारा जांच कर रहे थे। धनुर्धर, एक भालाधारी, यहां तक कि एक आदमी जिसकी पीठ से भी ऊंची तलवार थी। गैरिक आगे वाली गाड़ी के पास खड़ा था और इनिगो को देखने से पहले उसने एक गार्ड को संक्षिप्त आदेश जारी किया। बिल्कुल सही समय पर, गैरिक ने हल्का सा सिर हिलाते हुए कहा। इनिगो ने जवाब दिया, हाँ। बुजुर्ग ने दूसरी गाड़ी की ओर इशारा किया, जो बंद लकड़ी की गाड़ी थी, जिसमें पर्दे लगे थे और गद्देदार सीटें थीं। तुम मेरे साथ इसी में बैठोगे। कोई शाही सत्कार तो नहीं, पर जौ की बोरियों पर बैठने से तो बेहतर है। इनिगो हल्के से हंसा और गाड़ी में चढ़ गया। वह पहली बार इसमें सवार हुआ था और उसे उम्मीद थी कि यह चरमराती, असुविधाजनक और उबड़-खाबड़ होगी। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, वह हैरान रह गया। गद्देदार इंटीरियर साफ सुथरा और सादा था, बस इतना गद्दीदार था कि वह सहनीय रहे। गैरिक पहले ही खिड़की वाली सीट पर बैठ चुका था। उसका एक पैर दूसरे पर टिका हुआ था। उसके बगल में एक छोटा सा कैंटीन रखा था। इनिगो उसके सामने बैठ गया।
जैसे ही ड्राइवर गाड़ी पर चढ़ा, गाड़ी धीरे से हिलने लगी। फिर एक तेज सीटी बजी और कारवां चलने लगा। तुमने पहले कभी इतनी दूर यात्रा की है? गैरिक ने खिड़की से पेड़ों को सरकते हुए देखते हुए पूछा। इनिगो ने सिर हिलाया। नहीं सर, पहली बार। इससे ज्यादा कुछ मेरे साथ जोन के बीच लोडिंग स्क्रीन से नहीं हुआ था। गैरिक ने भौहें चढ़ाई, लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। खैर, इसकी आदत डाल लो। रास्ता लंबा है और हम पूरे रास्ते चुपचाप नहीं चलेंगे। अगर किस्मत अच्छी रही तो 3 दिन। और अगर हम नहीं हैं? इनिगो ने पूछा। चिंता की 2 बातें हैं, गैरिक ने तीखे स्वर में कहा। डाकू जो हमारी चीजें चाहते हैं, और ऐसे जीव जिन्हें इस बात की परवाह नहीं कि आप क्या ले जा रहे हैं। बहरहाल हम सतर्क रहते हैं। इनिगो लकड़ी के पैनल पर पीछे की ओर झुक गया और पर्दे से बाहर देखने लगा। एलांद्रा को 3 दिन। वेलेब्रुक के बाहर की दुनिया वास्तव में कैसी दिखती है, यह देखने के लिए 3 दिन। वह इंतजार नहीं कर सका। आखिरकार उसने जितने भी इसेकाई एनीमे देखे थे, उनमें हमेशा यही आर्क होता था, राजधानी। एक ऐसी जगह जहां असली कहानी शुरू होती थी, जहां रईसों ने हलचल मचाई, साहसी लोगों को शोहरत मिली और दुखद अतीत वाली रहस्यमय लड़कियां नायक से टकराती थीं। शायद वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिले, शायद नहीं। किसी भी तरह से एलांड्रा सिर्फ एक गंतव्य नहीं था, यह अगला स्तर था। जैसे ही कारवां आगे बढ़ा, उसने खिड़की के लकड़ी के फ्रेम पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वहां जो भी उसका इंतजार कर रहा था, चाहे वह राजनीति हो, खतरा हो या भाग्य हो, वह अब पहले जैसा खिलाड़ी नहीं रहा। वह हथियारबंद था, वह तैयार था। अध्याय 12। राजधानी की ओर। गाड़ी आसमान कच्चे रास्ते पर लगातार हिल रही थी, हर मोड़ पर पहिए हल्के से चरमरा रहे थे। इनिगो एक हाथ बगल की दीवार पर टिकाए और दूसरा घुटने पर रखे बैठा था। बाहर जंगल धुंधला सा दिखाई दे रहा था, हरा और सुनहरा, ऊपर छतरी से छनकर आती रोशनी के धब्बे। वेलेब्रुक से रवाना हुए उन्हें केवल 1 घंटा ही हुआ था और वह पहले से ही इसका एहसास कर रहे थे। यह मेरी सोच से भी अधिक कठिन है, इनिगो ने बुदबुदाया। वह फिर से गद्देदार दीवार से टिक गया। यह ज्यादा दर्दनाक तो नहीं था, लेकिन पहियों के नीचे लगातार कंपन, गड्ढों से कभी कभार होने वाले झटके और सस्पेंशन की कमी ने उसे उस सब से बिल्कुल अलग बना दिया जिसकी उसे आदत थी। घर वापस आकर उसने एयर कंडीशनिंग वाली बसों में सफर किया, आरामदायक सस्पेंशन और स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट वाली टैक्सियों में सफर किया। मनीला में सबसे खराब ट्रैफिक भी हर स्टॉप लाइट पर हॉर्न बजाते और स्ट्रीट फूड के साथ आता था। यहाँ ध्वनि लकड़ी की चरमराहट, पेड़ों की सरसराहट और बैलों की जोर से हिनहिनाहट की थी। उसने फिर से अंदर देखा। कोई कप होल्डर नहीं, कोई फोन चार्जर नहीं, और वाईफाई तो बिल्कुल नहीं। फिर भी यह सब बुरा नहीं था। बिना स्क्रीन के दुनिया को गुजरते हुए देखने में एक अजीब सी शांति थी। पक्षी, पेड़ों से आवाजें आ रही थीं, और आसमान किसी डिजिटल वॉलपेपर की तरह नीला था, लेकिन असली। बिना किसी फिल्टर के। कोई बिलबोर्ड नहीं, कोई धुआं नहीं, बस जंगल कच्चा और फैला हुआ। फिर भी उसके पैरों में हरकत की इच्छा होने लगी थी। गैरिक ने उसकी बेचैनी देखी। तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। ज्यादातर लोगों को नहीं, लेकिन कुछ लोगों को हो जाती है। इनिगो ने हल्की सी मुस्कान दी। मुझे लगता है मैं बच जाऊंगा। रास्ते में वे कुछ छोटी छोटी बस्तियों से गुजरे, बस छप्पर की छतों और बाड़ों से घिरे खेतों वाले घरों के समूह। कारवां गुजरते देख बच्चे घूर रहे थे, कुछ डरते डरते हाथ हिला रहे थे। इनिगो ने पर्दे की झिरी से सिर हिलाकर जवाब दिया। देर दोपहर तक कारवां नेता ने रुकने का आदेश दिया। बैलों को आराम देने और शिविर लगाने का समय हो गया है, गैरिक ने बाहर निकलते हुए घोषणा की। सूर्य के पास अभी भी 2 घंटे हैं, लेकिन हमें जलाऊ लकड़ी चाहिए। इनिगो गाड़ी से उतरा और आसपास का नजारा देखा। वे एक उथली नाले के किनारे रुके थे। पेड़ इतने घने थे कि कुछ छिपने की जगह मिल सकती थी, लेकिन इतने खुले भी थे कि आने वाली किसी भी चीज का पता चल सकता था। पहरेदार तुरंत फैल गए और चारों तरफ का मुआयना करने लगे। उनमें से एक बूढ़ा आदमी, जिसकी दाढ़ी सफेद थी और थोड़ी पर स्खम का निशान था, उसने शिविर लगाने के आदेश देने शुरू कर दिए। इनिगो कुछ कदम दूर चला गया और नाले के किनारे दुबक गया। उसने अपने हाथों को प्याले में भरा, चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे और धीमी सांस छोड़ी। यह कोई पुनर्जीवन बिंदु नहीं था, कोई तेज यात्रा नहीं थी। हर मील जो उसने तय किया, हर रात जो उसने झेली, सब कुछ जुड़ गया। यह दुनिया अब सिर्फ किसी खेल की पृष्ठभूमि नहीं थी, यह असली थी, और इसके लिए मेहनत की जरूरत थी। सूर्यास्त तक कैंप फायर चटक रहा था, बैलों को चारा खिलाया और बांधा जा चुका था, और गाड़ियां एक ढीले रक्षात्मक अर्धवृत्त में व्यवस्थित थीं। इनिगो एक पहिए पर अपनी पीठ टिकाए बैठा था और अपने राशन किट से यात्रा की रोटी और झटकेदार भोजन का एक टुकड़ा खोल रहा था। गैरिक उसके पास खड़ा हो गया और पानी की एक कैंटीन आगे बढ़ा दी। बदलावों में सो, बुजुर्ग ने कहा।
मैं पहले पहरा दूंगा। तुम खाना खाने के बाद थोड़ा आराम कर लेना। इनिगो ने सिर हिलाया, धन्यवाद। अगली सुबह उसके सिर में एक हल्की सी आवाज गूंजी, +50 टोकन दैनिक लॉगिन बोनस। वर्तमान शेष 1863 टोकन। उसके मुंह के कोने पर एक छोटी सी संतुष्ट मुस्कान आ गई। आपको भी शुभ प्रभात, उन्होंने मन ही मन नोटिफिकेशन को हटाते हुए कहा। जैसे जैसे वह शिविर में घूमता गया, उसने कारवां का बेहतर जायजा लेना शुरू कर दिया। 5 गाड़ियां, सभी लकड़ी की, अनाज की बोरियों, सूखी मछलियों के बैरल, स्मोक्ड मीट और कपड़े के रोल से लदी हुई। हर गाड़ी पर 2 व्यापारी थे, कुछ बूढ़े और गोलमटोल, कुछ दुबले पतले और तेज नजर वाले, साफ तौर पर आखिरी पैसे तक मोलभाव करने के आदी। हर जगह पहरेदार बिखरे पड़े थे। कुल 8 गैरिक और खुद को छोड़कर। 2 तीरंदाज, 3 भालाधारी, 2 तलवारबाज, एक कुल्हाड़ीधारी जिसके हाथ हैम हॉक्स जितने बड़े थे और चेहरे पर हमेशा एक तिरस्कार सा छाया रहता था। ये कोई पेशेवर एस्कॉर्ट तो नहीं था, लेकिन वे अनुशासित थे, सतर्क। सबके चेहरे पर एक कठोर भाव था जिससे इनिगो को अंदाजा हो गया कि उन्होंने पहले भी असली खून देखा है। कुछ लोगों ने आदरपूर्वक उसकी ओर सिर हिलाया। कुछ लोग अब भी उसे उत्सुकता भरी नजरों से देख रहे थे, साफ साफ जानते हुए कि वह कोई आम व्यापारी का लड़का नहीं था। उसके चलने के तरीके में कुछ खास बात थी। बहुत सीधा, बहुत संयमित, तैयार करने के लिए। सूरज पूरी तरह उगने से पहले ही कारवां फिर चल पड़ा। उबड़-खाबड़ रास्तों पर पहिए कराह रहे थे। सुबह के पक्षियों के गीत की जगह गाड़ियों की लयबद्ध चरमराहट, घोड़ों की टापों और चालकों के बीच की धीमी बातचीत ने ले ली थी। इनिगो अपनी गाड़ी में वापस चढ़ गया और गैरिक के सामने अपनी सीट पर बैठ गया। अच्छी नींद आई? बूढ़े आदमी ने टिन के मग से घूंट भरते हुए पूछा। ठीक है, इनिगो ने खिड़की की झिरी से बाहर देखते हुए जवाब दिया। हालांकि मुझे ऐसे गद्दे याद आते हैं जिनमें रीढ़ के नीचे टहनियां न हो। गैरिक हंसा। राजधानी में 1 हफ्ते के बाद तुम्हें गाड़ी की और भी याद आएगी, मेरा विश्वास करो। वे कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे। नजारा घने जंगलों से दूर 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 तक फैले मैदानों में बदल रहा था। बीच बीच में इनिगो की नजर पेड़ों पर घूम रही थी, किसी हलचल को भांप रही थी। उसकी सहज बुद्धि अभी भी सुस्त नहीं हुई थी। बाहर गार्ड गाड़ियों के बगल में ढीले ढाले ढंग से चल रहे थे। 2 आगे, 1 पीछे, और बाकी गाड़ियों के बीच बंटे हुए थे। वे एक अच्छी चलती दीवार की तरह थे, जो छोटे मोटे उपद्रवियों को रोकने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन गैरिक गलत नहीं था। अगर कोई गंभीर घटना उन पर होती तो वह उन गिने चुने लोगों पर पड़ती जो वास्तव में लड़ सकते थे। उसके जैसे। पहिए आगे बढ़ते गए, सूरज ऊपर चढ़ता गया। तब बूम! एक विस्फोट ने शांति को छिन्न भिन्न कर दिया। सुबह की हवा में बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठा। उनके आगे वाली दूसरी गाड़ी आग का गोला बन गई और लकड़ियां चकनाचूर हो गईं। धमाके से एक बैल पीछे की ओर गिर गया और पूरी गाड़ी कराहती हुई खाई में गिर गई। उनकी अपनी गाड़ी जोर से लड़खड़ाई। इनिगो को खुद को संभालने का बमुश्किल समय मिला, इससे पहले कि जमीन पलट गई। दुर्घटना। दुनिया एक तरफ हो गई। लकड़ी टूट गई, पर्दे फट गए। कोई भारी चीज उसके कंधे से टकराई और गाड़ी पलटकर एक तरफ गिर गई। उसके फेफड़ों में धूल भर गई। उसके कानों में तेज आवाज गूंज रही थी। इनिगो ने पलकें झपकाईं, स्तब्ध। उसकी खोपड़ी में खून दौड़ रहा था। फिर उसने यह सुना। चीखें, शाउट, धातु का टकराव और हवा को चीरती हुई तीरों की तीखी सीटी। उन पर हमला हो रहा था।